वेलकम एवरीवन टू टुडेज सेशन। आई एम शैलेश कुमार मिश्रा फ्रॉम पिरामिड आईएएस। आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ 3 अप्रैल 2023 के हेडलाइंस टुडे। हेडलाइंस टुडे एक ऐसा सीरीज होने वाला है जो कि कल से शुरू हुआ है। इसमें आपको दी हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन के पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जो भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं एक दिन में, मतलब आज 3 अप्रैल में, अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हेडलाइंस टुडे के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। हेडलाइंस टुडे में आपको ये बेनिफिट है, देखिए आप एक जगह पे हिंदू के एनालिसिस मिलता है, कहीं पे इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस मिलता है, लेकिन एक ही जगह पे एक ही वीडियो में 15-20 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि यूपीएससी या फिर आपकी कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रिपेयर कर रहे हो उसके रिलेवेंट है। जो न्यूज़ इररिलेवेंट है, रिपीटेटिव है, ओवरलैप्ड है, वो सारे न्यूज़ में इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो चीज़ें सच में प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा धीरज रखिए और इस सेशन को हम आगे ले जाते हैं। इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी के तैयारी ढंग से कर रहे हो या फिर बहुत सीरियस हो इस मायने से, तो आप ये बैचेस हमारे ज्वाइन कर सकते हो। आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और करंट अफेयर्स भी मिलेगा, डेली, मंथली, वीकली ऐसे करके, योजना, कुरुक्षेत्र, सारे मैगजीन, सारे चीज़ एक ही आप में आपको मिलेगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे एप्लीकेशन को, या फिर इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिरामिड आईएएस के आप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आप हमेशा हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। अभी चलते हैं आज की पहली आर्टिकल पे। पहली आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस से है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को लेकर के मैं चलता हूँ। आप भी इस तरह से मेरे साथ अगर हर दिन सुबह 10-15 मिनट दे देंगे, 20 मिनट दे देंगे, तो आपका दिन का बहुत सारा करंट अफेयर्स का पढ़ने का टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ भी की हुई है कि आपको यहाँ पे बता दूंगा कि ये किस कंटेक्स्ट में आएगा और अगर प्रीलिम्स में आएगा तो कहाँ मतलब कि किस पार्ट की क्वेश्चन होगी, अगर मेंस में आएगा तो किस पार्ट की क्वेश्चन होगी, राइट। सो यहाँ पे मुद्दा ये है कि लिथियम जो है, लिथियम फाइंड इन J&K, और जो चील है विथ मोस्ट रिजर्व्स रेडी टू शेयर नो हाउ, मतलब कि ये हेडलाइंस है। तो इसमें क्या है कि इसके पास जो है, एक सेकेंड, जो इसके पास है तो ये है कि इसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है लिथियम की। तो लिथियम के बारे में अगर बता दूं तो फरवरी में लिथियम का रिजर्व जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका जिक्र किया, ठीक है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पास 5.9 मिलियन की क्या मिली, लिथियम मिली। लेकिन इसमें क्या है, इसको इंफीरियर रिसोर्सेस माना जाता है, इसको इंफीरियर रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि ये तो है लेकिन पता नहीं है कि किस क्वालिटी में है और कैसे इसका यूज हो पाएगा। इसलिए चील ने क्या किया कि उसने सपोर्ट करी, उसने अभी बताया कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ देगा इंडिया का, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल थी। तो चीफ उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हमारा बात हुआ है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया कि वो लिथियम की एक्सप्लोरेशन में और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज कैसे होगी उसके लिए बात करेंगे। तो इसका और एक एंगल भी है जो कि आपको प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं धीरे धीरे करके आज आपको 13 टॉपिक्स बताऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा आपको ये तो फैक्चुअल चीजें दे देगा, ठीक है, और उसमें क्या आएगा कि लिथियम के बारे में भी पूछ सकता है कि लिथियम की यूजेस क्या होते हैं। लिथियम की मेडिकल यूजेस भी होता है, ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स में होता है। लिथियम बैटरीज है, तो लिथियम के आजकल बहुत सारे यूज बढ़ रहे हैं भी, मतलब टाइम टू टाइम लिथियम की यूज बढ़ रहे हैं। और इंडिया का एक एक्शन एजेंडा है कि 2070 तक लिथियम की यूज जो है उस पर इंडिया क्या करता है, इंडिया लगभग 90% डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, मतलब कि इंपोर्ट 90% से भी ज़्यादा है। तो इंडिया चाहता है कि 2070 तक वो इंपोर्ट कम हो जाए। तो इसके लिए ये जम्मू एंड कश्मीर वाला लिथियम रिजर्व बहुत काम आएगा अगर वो काम का निकला तो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आपको जान लेनी चाहिए कि लिथियम की यूजेस क्या है, ठीक है।
और लिथियम जो है आजकल उसके क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकता है, आपका जीएस पेपर 3 पे, जो कि इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का पेपर है, तो वहां पे लिथियम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बिलोंग करता है आज के इंटरनेशनल एरिना पे अगर देखें तो कैसे? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि एनवायरनमेंट के वजह से हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज से ईवी के तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ। तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी यूज होती है और बैटरी पे लिथियम आयन बैटरी बहुत ही पॉपुलर है और रिलायबल भी है। तो इसलिए लिथियम का जिसके पास स्टोरेज ज़्यादा रहेगा तो वो इस सदी में, मतलब कि आने वाले 100 ईयर्स में वो दुनिया पे राज करने वाली है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे न्यूज के तरफ। ये सिर्फ करंट अफेयर्स में ही आएगा, एनवायरमेंट के रिलेटेड टॉपिक है और प्रीलिम्स के संदर्भ में है। ठीक है, इसमें इन्हें फास्ट एराविकुलम नेशनल पार्क गेट से फर्नेरियम। फर्नेरियम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो एक उसका जो एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, अब कहाँ पे है आपको पता होगा, मुन्नार पे है, और मुन्नार कहाँ पे है, केरला पे है। तो फैक्ट बेस्ड चीजें ये तो आपको याद रखनी ही होगी कि एर्नाकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है शायद, तो मुन्नार पे है, और तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क में क्या है कि ये एक इंडोर, मतलब कि नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे प्रजातियों को मिला करके एक प्लांट स्पेस से बनाया गया है। तो ये भी लिखा हुआ है कि 52 वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स को प्लांट किया गया है उस फर्नेरियम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इंडिया अचीव्ड इट, कि क्या अचीव किया। कल इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पासेस लैंडिंग टेस्ट। रीयूजेबल क्या है? तो इसरो के पास बहुत सारे रॉकेट्स थे जिसको रीयूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि the Indian Space Research Organization on Sunday successfully conducted an experiment that it said would propel the country forward in its goal to send reusable rockets into space. ठीक है, reusable launch vehicle, इसको आप याद रख सकते हैं, reusable launch vehicle autonomous landing mission। तो उस पर कल इंडिया ने सक्सेस अचीव करी। तो किया किसने? डीआरडीओ ने किया। कहाँ पे हुआ? चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका हुआ। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। और रीयूजेबल ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक करंट अफेयर छोटा सा न्यूज है, फैक्ट बेस्ड है। जो एडिटोरियल्स हैं उसको मैंने बाद में रखा हुआ है, बहुत सारे एडिटोरियल्स आज है, मंडे है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्स्टस्पेन जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। ठीक है, वर्स्टस्पेन आपको पता होगा ओन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने जीता है। तो किसको हरा के जीता है? हैमिल्टन को हरा के जीता है। हैमिल्टन कौन है? अभी के रैंक 1 है फार्मूला 1 रेसिंग पे। तो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फार्मूला 1 रेसिंग क्या है। तो उसमें एक होता है कि बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन जो है वो किस किस कार कंपनी चलाते हैं, मतलब कौन सी कंपनी के कार वो चलाते हैं। तो हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज के चलाते हैं। ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, एग्जाम के लिए रिलेवेंट इतने नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेनी चाहिए। और जो वर्स्टस्पेन है वो चलाते हैं रेडबुल के कार। ठीक है, वो चलाते हैं रेडबुल के कार। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना दोस्तों के बीच। ठीक है, जो धर्म गुरु हैं डिफरेंट, तो उनके द्वारा उसको अपोज किया जा रहा है ना। तो उनके द्वारा उसको अपोज किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे जमियात उलमा हिंद, उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर आरएसएस ने अपोज किया हुआ है। और भी बहुत सारे क्रिश्चियन और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपोज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुद्दा ये है कि ये मेंस के GS1 सोशल इश्यूज पे आ सकता है कि अभी के लिए कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अभी इंडिया मान लिया है कि लिव इन रिलेशनशिप सही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग एक्ट कर चुका है। ठीक है, कह चुके हैं। तो
तो मैरिज क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बंडल ऑफ राइट्स दैट मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, गार्डियनशिप, कस्टडी, ये सारे चीज रहता है। तो ये क्या सेम सेक्स मैरिज में हो सकता है? तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर पुट बाय द फेथ लीडर्स, ठीक है। तो उस पर बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं, तो ये मुद्दा तो चलता ही रहेगा। तो इसके लिए एक बड़ा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगले मतलब कि एक दिन, ठीक है। तो उस पर हम देखेंगे कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या अवेल किए गए हैं आज तक और क्या क्या ऑप्शंस है, और उसमें सारे वर्डिक्ट जजमेंट जो भी हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ऑल आइज एंड बॉर्डर टॉक्स बिटवीन भूटान चाइना आज किंग बिगिंस इंडिया विजिट। तो ये थी हेडलाइन आज की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मोदी और जो है ये है कि भूटान के किंग हैं। तो भूटान के किंग के नाम भी यहाँ पे आपको याद रखनी होगी। भूटान के किंग जो है ये है जिग्मे खेसर नामगिल वांगचुक, ठीक है, उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन भी ले लिया है नाम, ठीक है। क्या तो 5th किंग है भूटान के। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर को भी आप याद रखेंगे कि PM लोटे शेरिंग करके, ठीक है, वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है और ये किंग है। तो उन्होंने 3 दिन की इंडिया विजिट आज से शुरू करी भूटान के किंग ने। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट जो है, तो उनके बुलावे पर ये आए हुए हैं, और शायद मतलब कुछ रिवील नहीं हुआ है सरकार की तरफ से मीडिया को, लेकिन शायद ये बायलैटरल टॉक्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि वो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर को भी मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलेंगे और द्रौपदी मुर्मू को भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट को। तो ये सारे मतलब कि बायलैटरल टॉक्स होंगे, और जो अंदाज लगाया जा रहा है वो टॉक्स जो है वो डोकलाम इशू के बारे में भी वहाँ पे बात की जाएगी, क्योंकि डोकलाम भूटान और चाइना के बॉर्डर पे जो वेस्टर्न डोकलाम है, तो उस पर भूटान का चाइना के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ है कुछ दिनों पहले। तो इसलिए इंडिया का भी इम्पोर्टेंस है। और एक चीज़ है कि भूटान का अभी चल रहा है 12th 5-year प्लान 2018 से 2023, ठीक है, 2018 से 2023 अभी चल रहा है भूटान का 5-year प्लान, और इसमें इंडिया 4,500 करोड़ भी दिया है उसके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक फैक्ट है, और इसका मेन एंगल ये है कि डोकलाम इशू को लेकर के ही जियो पॉलिटिक्स है कि क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। तो इसके बारे में अगर बात होती है तो कल परसों अगर बात बनती है तो 5 तारीख को जो डिस्कशन लेके आऊँगा उसमें उसके डिस्कशन करेंगे। अभी देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है कि बाई मंथली हर 2 महीने में RBI अपना मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। इसके लिए RBI के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होती है ना। RBI के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो उसमें 6 मेंबर होते हैं, आपको ये पता होगा। तो करंट अफेयर्स में अगर आएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कैसे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसके ये है, और करंट अफेयर्स का रिलेटेड एक फैक्ट भी पूछ देगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उस पर 2 कंडीशंस 3 कंडीशंस इससे करके देते हैं। तो आपको स्टैटिक का वो याद होना चाहिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के क्या मुद्दे रहे हैं उसको भी याद करनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडलाइंस डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ज़्यादा डिटेल्स में हर चीज़ का नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी है अगर आप एक रेगुलर सीरियस कैंडिडेट हो। जैसे कि RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकलती है। अभी फरवरी को निकला था, फरवरी 6 से 8, अभी अप्रैल 3 से 6 तक वो करेंगे, तो वो भी निकलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत सारे अनुमान लगाते हैं कि RBI क्या करेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अमेरिका में और बहुत सारे देश में ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस भी चल रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है तो उसको नज़र रखते हुए RBI क्या कुछ चेंज लाएगा, नहीं लाएगा, क्या करेगा, तो उसको लेकर के जो मंथन चल रहा है। तो RBI का रिपोर्ट जब आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एक वर्ड है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड ये है कि, एक मिनट, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब
लिक्विड मतलब कि देश में जब लिक्विड मनी ज़्यादा होता है, मनी फ्लो जब ज़्यादा होता है, तो उसको टाइटनिंग करने के लिए, टाइट करने के लिए, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल आने के लिए सेंट्रल बैंक को, हर देश की, उसको कुछ पॉलिसीज अपनाने पड़ते हैं। तो उसको बोलते हैं कि विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टू एंश्योर दैट द इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट। तो विद इन द टारगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आरबीआई का टारगेट कितना है ये भी हमें पता होनी चाहिए। आरबीआई का बैंड है इन्फ्लेशन को 2 से 6% तक रखने के लिए। हमारा इन्फ्लेशन को जब 2 से 6% तक रहेगा तो आरबीआई बोलता है कि ये देश के तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सही है। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक्स बोरिंग किसको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी अगर मतलब कि इच्छाएं जाग जाए कि देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, इकोनॉमिक्स को जानने के लिए, तो वो भी आपको आसान लगेगा, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ट्रेड। तो ये आप समझ लें एक छोटी सी चीज़ कि 2 से 6% तक जो बैंड है उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन करता है। उसका मतलब ये है कि टाइटनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज और टाइटनिंग द पॉलिसी रेट्स। तो आरबीआई का जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सारे के सारे अभी आने वाला है। ये बाई मंथली जो डाटा आएगा। ठीक है, आगे की न्यूज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट टू एक्सपांड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल रिस्क अंडर एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उसमें वो पॉलिटिकल रिस्क भी अभी मतलब कि ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट उसको एक्सपांड करना चाहते हैं कि मतलब पॉलिटिकल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल पॉलिटिकल रिस्क जो है, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो बताती है कि द होल ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि मिनिस्ट्री पैनल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ स्मॉल एक्सपोर्टर्स। जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं यानी कि एमएसएमई के हैं, एमएसएमई का मतलब पता होगा आपको कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स है उनका जो ग्रीवेंसेस है आजकल वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारी मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो वो उनके लॉसेस को एनालाइज करती है और उसको बियर करती है। तो उसके जो पॉलिटिकल रिस्क है उसके बारे में मिनिस्टर को बताया गया है, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकी देखते हैं द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। ये एक बड़ी न्यूज थी आज की। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, हाउ इंडिया प्लान्स टू लीड टेलीकम्युनिकेशन टेक। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ऑन मार्च 22 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवेल्ड द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पॉलिसी मेकर एंड इंडस्ट्री टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये एक ओपिनियन टाइप आर्टिकल है। इसमें मुद्दा ये है कि क्या भारत सच में 6G को अडॉप्ट करेगा, 6G रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी काम करना चाहिए भारत को, क्योंकि ये है डाटा कहती है कि 45,000 विलेजेस लैक इवन 4G कनेक्शंस। इंडिया के अभी भी 45,000 गांव ऐसे हैं जहां पे 4G कनेक्शन भी ठीक से नहीं है। आपको पता होगा 4G और 5G हमारे मोबाइल कनेक्शंस के बारे में, और 5G नेटवर्क्स जो कि अभी अभी आया हुआ है वो भी अपना सैचुरेशन तक नहीं गया है, क्योंकि 5G नेटवर्क्स का आने का मेन मुद्दा ये था कि वीडियो विल लोड फास्टर। हम जो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा क्लैरिटी का देखें, और कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, बड़े फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो बहुत जल्दी से हो। ठीक है, तो 5G में ये थी कि मिनिमम बैंडविड्थ जो है 100 Mbps को इंश्योर करना। तो इंडिया का जो 5G डॉक्यूमेंट था, तो हर ग्राम पंचायत में 100 Mbps डाटा स्पीड लाना, तो वो अभी तक आ नहीं पाया है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके बताया गया है कि रियली इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू मूव फॉरवर्ड 6G विजन डॉक्यूमेंट। तो इसको हम ऐसे लेते हैं कि आपको यहाँ ये सारे फैक्ट्स पता होनी चाहिए कि इंडिया वायरलेस डाटा कंजप्शन जो है वो कैसे एक्सीलरेट करे, और इंडिया कैसे अभी से 6G को भी सही मायने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग जाए। अभी आगे चलते हैं। नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। तो ये भी आईआर के रिलेटेड आर्टिकल्स है, मेंस में आ सकता है, GS2 में, प्रीलिम्स में भी कुछ फैक्ट्स चीजें हैं जो कि आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए, पहले ये चीज को बताता हूँ, जो भी वीडियो में है अभी तो मत छोड़ के जाइए, ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा मुद्दा है जो कि इंटरकंडीशनल है, बहुत सारे इंटरडिपेंडेंस को लेकर के जाता हुआ है। ठीक है, मतलब कि आजकल तो बहुत मतलब तेजी से बदल रहा है आफ्टर द यूक्रेन रसिया वॉर। तो एशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है तो उसका पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। ठीक है,
तो अभी बात करते हैं कि नो सायोनारा। नॉर्मली गुड बाय जो बोलते हैं ना कि गुड बाय फॉर एवर, कि अब हमेशा के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय खत्म, जो बोलते हैं ना हम, आपको पता होगा टाटा बाय बाय खत्म क्या होता है। तो ये जापान में उसको सायोनारा बोलते हैं, ठीक है, जापान में उसको सायोनारा बोलते हैं। तो नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। तो ये बताती है ये आर्टिकल कि अभी भी जापान बहुत वाइब्रेंट है इंडिया पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के। क्यों बताया गया है कि इंडो पैसिफिक मतलब कि इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता होगा, ज़्यादा डिटेल में उस पर नहीं जाऊंगा, ज्योग्राफी का मैपिंग लोकेशन है। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे इधर साउथ चाइना से कंट्रोल किया हुआ है, तो रशिया का भी इंटरवेंशन रहता है, ठीक है, साउथ चाइना यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, तो ये सारे हैं। तो जापान उसमें उभर करके आने वाला, मतलब कि आने के लिए रेडी है, क्योंकि जापान बोलता है कि ये जो कंसर्न है तो इसको रूल बेस्ड और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी से नहीं करेंगे तो कोई और आके, मतलब कि दूसरे देश आके उसको कैप्चर कर लेंगे। तो इंडिया के साथ उसका इसके लिए टॉक्स भी चल रहा है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है उसमें बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं जो कि मेंस पे पर्सपेक्टिव से हैं। अगर आप हिंदू के पेपर मंगवाते हैं डेली तो ये आर्टिकल आज जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि प्रीलिम्स के संदर्भ में FOIP है, इसका याद रख लेना कि फ्री इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो FOIP का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक तो प्रीलिम्स में आ सकता है, तो आपको ये याद रख लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जापान का एक यहाँ पे 4 पिलर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मेंस में अगर आएगा इंडो पैसिफिक को लेकर के, ये आर्टिकल का आप ये पढ़ लेना कि जो फोर्थ पिलर ऑब्जेक्टिव है, तो पहले उसने बताया कि जो रूल ऑफ लॉ जो है तो उसको ठीक से फॉलो करना चाहिए। सेकेंड पिलर में उसने बताया कि जो एक्सपांशन ऑफ कोऑपरेशन फॉर द FOIP है, तो मतलब कि कोऑपरेशन को बढ़ावा देनी चाहिए। तीसरी चीज़ पे यहाँ पे इसने बताया कि साउथ ईस्ट और साउथ एशिया को क्या है कि मोर प्रोजेक्ट्स लाने हैं इंडो पैसिफिक रीजन पे। चौथा चीज़ जो है, फोर्थ पिलर, उसने बताया कि मैरीटाइम लॉ जो है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कैसे अदर कंट्रीज में भी अच्छे से काम करे, उसके ऊपर जापान काम करेगा खुद। तो ये 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान ने बनाई है, ठीक है। तो ये इंडो पैसिफिक की चैलेंज है, और जापान बताती है कि इंडो पैसिफिक की चैलेंजेस ये है कि फूड सिक्योरिटी को, यूक्रेन वॉर चल रहा है, फूड सिक्योरिटी है, साइबर स्पेस है, साइबर वॉर है, तो ये सारे चीज़ इंडो पैसिफिक को मतलब कि कमज़ोर कर रहा है, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर इस इशू को बढ़ावा भी दे रहा है, ठीक है। तो वो FOIP करने का मतलब ये है कि फ्री इंडो पैसिफिक एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोऑपरेशन कोलाबोरेशन रहेगा रादर देन डिवीजन एंड कॉन्फ्रंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलाबोरेशन हमें ज़्यादा बढ़ानी है रादर देन कॉन्फ्रंटेशन, राइट। तो आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थी। आगे अगर चलेंगे, यहाँ पे एक इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है आज कि रिकॉलिंग वाइकोम सत्याग्रह दैट लेड टू ओपनिंग ऑफ टेम्पल डोर्स टू लोअर कास्ट। अगर आप अच्छे से मॉडर्न इंडिया पढ़े हो तो आपको ये पता होगा शायद कि व्हाट इज वाइकोम सत्याग्रह, क्योंकि ये हुआ था कब, 1923 में शुरू हुआ था, ठीक है। और पॉपुलराइज हुआ था नॉन वायलेंट मूवमेंट जब गांधी के साथ मिलकर के 30 मार्च ऑफ 1924 को। तो गांधीयन मेथड ऑफ सत्याग्रह है, कहाँ पे हुआ था, ट्रेवंकोर में हुआ था, ठीक है। उसका मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, लोअर कास्ट जो थे जिनको अवर्नेस बोला जाता था, ठीक है, जिनको अवर्नेस बोला जाता था, तो उनको महाराजा जो थे वो टेम्पल एंट्री नहीं करवाते थे। तो उसको लेकर के जो है कि TK माधवन जो एजावा थे, एजावा को अलाउ नहीं किया जाता था, तो उनके जो लीडर थे TK माधवन, तो उन्होंने अपनी एक पेपर पे पहले रिलीज की देशाभिमानी में। उसके बाद गांधी का अट्रैक्शन, मतलब गांधी से अट्रैक्टेड हुए, गांधी के जो नॉन कोऑपरेशन फिनोमिनन से, और उसके तुरंत बाद वो गांधी से बात करी, और गांधी ने जाकर के INC में, INC की जो वर्किंग कमेटी मीटिंग होती थी उन पे उस बात को आगे बढ़ाई, और जब फाइनलाइज हुआ तो गांधी ने भी ऑफिशियली लीगल, मतलब कि ऑफिशियली INC के तरफ से गांधी ने भी सपोर्ट की, और वो मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बारे में बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर भी थे, उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है।
तो ये पूरे आर्टिकल उसके बारे में है, ठीक है। तो आपकी प्रीलिम्स में अभी अगर इसको कोई एंगल दे देगा तो एग्जाम एंगल ये है मेरा कि प्रीलिम्स में आप वाईकॉम सत्याग्रह पूछ सकता है। मेंस का वैसे कुछ नहीं है, अगर पूछ सकता है तो आप रिलेट कर लेंगे कि इस बार आया था न्यूज़पेपर में तो पूछ लिया। तो मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेंस में सोशल इश्यूज में कहीं पे भी कुछ भी पूछता है, ऐसे कि हिस्ट्री का जो सोशल इश्यूज रिफॉर्म्स मूवमेंट पे, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो कि लोअर कास्ट मूवमेंट था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अभी आज का ये एक आर्टिकल है, तो एडिटोरियल है, बहुत सारा है, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस मिला के कर रहा हूँ, थोड़ी पेशेंस तो चाहिए मेरे दोस्त, आप सभी को 20-25 मिनट देना है और पूरा सेशन खत्म करना है। आपका 2-3 घंटा में बचा रहा हूँ, मेरे 2-3 घंटा खर्च करके, तो आप इस सीरीज को अच्छे से देख लेना और इसके तुरंत बाद मैं PDF भी 1 घंटे के अंदर भेज दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको सारे चीज़ मैं जो भी बता रहा हूँ, बेकार की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जो भी बात करता हूँ मुद्दे की बात करता हूँ और प्रीलिम्स की बात करता हूँ, नहीं तो मेंस की बात करता हूँ, क्योंकि कहानी इसी में ही बसती है ना। जो भी सारे एस्पिरेंट हैं कहानी इसी में ही बसती है, या तो फैक्ट्स आएगा या तो मेंस में पूछ देगा, या तो पूरे क्वेश्चन आएगा नहीं तो किसी क्वेश्चन में घुस जाएगा ये कंटेंट। तो रेगुलर रीडर वही होता है जो सारे चीज़ों को लेकर के चलता है और अननेसेसरी जो है उसको छोड़ देता है। तो अननेसेसरी छोड़ने वाला काम तो मैं कर रहा हूँ, बाकी नेसेसरी आपको भेज रहा हूँ, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, नेसेसरी चीज़ें हैं। आपका काम ये है कि बिना इतना उधर उधर रिसर्च ना करते हुए उस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। प्लानिंग 100% करके एग्जीक्यूशन 0% अगर करेंगे तो एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। ऐसा करते हैं कि प्लानिंग जितना हो उससे थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन भी करते चले जाएं, तो ये हमारे लिए अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया नीड्स ए नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म। ऑटिज्म डे कल था, ठीक है, 2 अप्रैल 2023 को, मतलब 2 अप्रैल को हर साल ऑटिज्म डे था। तो ऑटिज्म का मतलब होता है कि मेंटल डिसऑर्डर, उसके बहुत सारे मतलब कि सब वेराइटीज हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे एक डिटेल्ड आर्टिकल है, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये पूरा ऑटिज्म का पूरा नहीं लिखना है, लेकिन मेंस में ये आ सकता है कि वो सोशल इश्यूज, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब मुद्दा क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया नीड्स ए नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म, ठीक है। तो ये सही सही भी लिखा हुआ है भीष्मदेव चक्रवर्ती जी ने, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंस एंड मेंटल हेल्थ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग UK। तो अशोका यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी भी है साइकोलॉजी के, तो उन्होंने लिखा है क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर को लेकर के पॉलिसी तो दूर छोड़िए, उसका जो प्रिविलेंस कितना है उसके लिए भी इंडिया में एक स्ट्रिंजेंट कुछ नहीं है लिखित आकार में कि उसको कैसे ट्रेस किया जाए कि मेंटल डिसऑर्डर किस किस तरह से है और कहाँ कहाँ है और कितना फैला हुआ है और उसके वजह क्या है, उसका एक मतलब कि कंप्लीट कंक्रीट डाटा अभी तक आया नहीं हुआ है। लेकिन तो इसलिए इंडिया को उसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और ऑटिज्म को क्या है ना, उसको असेस किया जाता है कि बिहेवियरल, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ए बिहेवियरल असेसमेंट, ओके, थ्रू क्वेश्चनएयर्स एंड इंटरव्यूज विथ प्रोफेशनल, इसको बिहेवियरल एक असेसमेंट कहते हैं। तो ऑटिज्म एक बड़ी समस्या भी है, लेकिन उसके बारे में इंडिया को काम करना चाहिए। पूरा आर्टिकल उसके बारे में है, तो बहुत सारा मतलब कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा, तो इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन आजकल की जो चाइल्ड है उनका जो सोशल बिहेवियरल डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, और पेरेंट और जो चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप क्या उसमें मतलब कि खराबी आ रही है, क्योंकि चाइल्ड के सोशल इम्बैलेंस हो रहे हैं बच्चे आजकल, और सुसाइड केसेस भी है और मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारे चीज़ इसको मिला करके इसका मेंस का बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत वैरायटीज के भी हो सकता है। तो ऑटिज्म आपको समझ लेनी चाहिए, एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर होती है, ठीक है, और इंडिया को नेशनल प्रोग्राम्स इसमें बनाने चाहिए। जैसे कि IQ डिफरेंट टाइप के हैं, इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जिसको हम गिफ्टेड बॉय कहते हैं, और एवरेज IQ वाले भी होते हैं, लो IQ वाले भी होते हैं। तो इनको कैसे ट्रेस किया जाए, क्या क्या उनके हिसाब से मतलब कि स्कूलिंग हो, उनका बचपना हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो वो उनको कैसे मतलब कि ग्रूम किया जाए, वो सारे चीज़ को इंडिया अपने नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहिए। तो उसके लिए नेशनल प्रोग्राम एक होलिस्टिक लेवल पे आनी चाहिए, ठीक है। जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उसके उन सबको मिलके काम करना चाहिए। ये आज की आखिरी आर्टिकल है। आप सबकी पेशेंस के लिए आप सभी को धन्यवाद है कि ये आपकी आज की मेरा 13th आर्टिकल है। तो ये द हिंदू के एक एजुकेशन पेज आती है, आप सबको पता होगा, तो उसमें है, इतना कुछ नहीं है इसमें, हम लोगों के लिए है, टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं आपको,
कि मूविंग टुवर्ड्स मेटावर्स। इसका मतलब मेटावर्स का मतलब क्या होता है कि वर्चुअल रियलिटी जो है तो उसमें बच्चों को डालना, बच्चे उसमें, क्योंकि आजकल एआई आ गया है तो ऑनलाइन पे जो क्लास कर रहे हैं तो वो भी कैसे ज़्यादा रियल लगे, तो उसमें टीचर की भूमिका क्या है और टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है, तो उसके संदर्भ में एक पूरा ये विश्लेषण है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अडॉप्टिंग ए न्यू अप्रोच दैट इज डिजिटल, दैट वी ऑल नो कि वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स ए डिजिटल मेथड। मैं भी आपको आज पढ़ा रहा हूँ इस स्मार्ट बोर्ड से, ठीक है। तो वी हैव मूव्ड डिजिटल, बट हाउ फार इट इज रेलिवेंट। आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑफलाइन क्लासेस से, मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस पे आप टीचर को पूरा देखते हो, टीचर का पूरा इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होता है। तो ऑनलाइन हम जाते हैं तो कमेंट बॉक्स होता है, ये होता है। तो ऑनलाइन कितने आपको ऑफलाइन की जो गैप है उसको ही रिड्यूस कर रहा है, तो ये वीआर के माध्यम से होता है। तो उस वर्चुअल रियलिटी के लिए चैलेंजेस क्या है, तो बिगेस्ट चैलेंजेस ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वीआर हैंडसेट, सबके पास उतने अच्छे हैंडसेट्स नहीं है कि जिसके हो सकता है कि डेवलपिंग हाई क्वालिटी कंटेंट जैसे कि मैंने आपके लिए बनाया है कि द एग्जाम एंगल क्या है, प्रीलिम्स में आपका बहुत सारा मतलब कि मेहनत यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हाई क्वालिटी कंटेंट होता है तो टीचर्स उसको बनाएं। और जो स्कूल के लेवल पे कुछ आजकल गूगल कार्डबोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें क्या क्या मतलब कि टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास आजकल ज़्यादा ऑप्शंस होने भी चाहिए, क्योंकि इतने डाइवर्सिफाइड हो गया है सारे चीज़ कि बच्चे भी उस तरह डाइवर्सिफाइड एटमॉस्फेयर को समझ सके कम टाइम में, ताकि उनकी ग्रोथ मतलब जल्दी से हो सके, क्योंकि दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव होती जा रही है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस चीज़ को मतलब रट के उस कंपटीशन को हासिल कर लेते हैं, कंपटीशन में जीतने के लिए बच्चे रट लेते हैं, तो उस पर क्या होता है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता जा रहा है। तो ये सारे चीज़ को मेटावर्स कैसे एड्रेस करेगा, और इंडिया इज रियली सच में मूविंग टुवर्ड्स मेटावर्स है कि नहीं है, कितना है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में मैंने ये आपको बताया कि ऐसे ऐसे कर स्कूल में आजकल स्कूल्स का मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल को, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो ये सब इम्प्लीमेंट करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन इंटरेक्शंस बच्चों की कैसे रहती है, ठीक है, तो उस एंगल पे वीआर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ पढ़ा रहा है, डिजिटल क्लासेस हो रहा है, तो क्या वर्चुअल रियलिटी है, बच्चे को कितना दिया जा सकता है, उस चीज़ के भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये थी आज की मुद्दे। आपको इस वीडियो में जो बताया, जितने सारे 13 टॉपिक बताया, कैसे लगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे, इस वीडियो को हर दिन चाहते हो कि नहीं हो, ये सारे चीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और मुझे एक एक लाइक इस वीडियो के बाद में भेज देना, और इस वीडियो को, चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई आपके दोस्त जो कि बिगिनर है, जिसको इस चीज़ की पूरी चीज़ जाननी चाहिए, और अगर कोई है जो कि मतलब इंटीरियर एरिया पे है, जो कि न्यूज़पेपर मंगवा नहीं सकता है, दिल्ली एडिशन वहाँ पे आता नहीं है, जहाँ से लगभग अच्छा होता है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ठीक है, तो उसको भी भेज दीजिए, अपने स्टेटस पे डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि किसी का हेल्प हो जाए, ठीक है। तो किसी का हेल्प करना सबसे बड़ी बात होती है, शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। तो हम किसी को शेयर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी केयर छुपी होती है हमेशा, ठीक है। तो 1 ईयर यूपीएससी के कोर्स अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन बहुत ईजी है, अफोर्डेबल प्राइस है, तो आपको कोई मतलब यहाँ पे नुकसानी नहीं है, घर में बैठ करके भी विथ अफोर्डेबल प्राइस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे चीज़ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 वेबसाइट घुमाने की ज़रूरत नहीं है, 10 सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल को भारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में आप उसको प्रिपेयर भी कर लोगे। और 1-1.5 साल की तो मेहनत है, सबको पता है, कोई यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं है कि यूपीएससी 6-7 महीने 1 साल में हो जाएगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-1.5 महीना। अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, और टेलीग्राम से PDF पाने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हो। NCERT के एक बैच है, अगर आप ग्रेजुएशन पे हो आपके, या फिर अभी से सोच रखे हो कि ऑफिसर ही बनना है, ब्यूरोक्रेट ही बनना है, तो आप NCERT बेसिक्स कवर कर लीजिए। कुछ लोग बताएं कि NCERT आजकल इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है।
देखिए मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपको बताया, बहुत सारे टॉपिक्स बताया, वाईकॉम सत्याग्रह बताया, मैं हेडलाइंस टुडे कवर कर रहा हूँ। सारे चीज़ तो 1.5-2 घंटा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको एनसीईआरटी से बेसिक्स पता होता तो मॉनेटरी पॉलिसी मुझे बताना नहीं पड़ता, आपको पता होता। तो ये चीज़ है कि एनसीईआरटी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है जिससे आप बहुत सारे कुछ चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हो। आपको चीज़ें समझने की जो समझ है ना वो आपको एनसीईआरटी देगा। मैं एक और बार बताता हूँ, आपको एक चीज़ को समझने के लिए भी एक समझ होती है, वो आपको एनसीईआरटी देगा, वो और कोई नहीं देगा। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी के बैच भी इससे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और जो चीज़ें बाकी के बाद में काम करेगी आज से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।